नमस्कार, मैं राकेश शर्मा मित्रों, और हमेशा की तरह योर माइंड ओपनर से आज एक नए मुद्दे के साथ, और मुद्दा भी ऐसा जो आपने हर जगह सुना है और सुनते आ रहे बहुत दिनों से। इलेक्शंस सर पर हैं और इन इलेक्शंस में उस आवाज को आप बहुत बखूबी और बहुत ज्यादा तादाद में सुनते हैं कि हर पार्टी, कोई कहता है कि हमें जो है आप वोट दीजिए, हम आपको जीत गए तो हम आपको 2,000 रुपए पर पर्सन पर फैमिली देंगे। कोई कहता है हम आपको जीतने जाने के घर में लैपटॉप मुहैया कराएंगे। कोई कहता है हम आपको बिजली फ्री देंगे। कोई कहता है हम आपको पानी फ्री देंगे। कोई कहता है आज तक आपने जो बैंकों से कर्जा लिया वो हम सारा माफ करा देंगे। और इस तरह के सैकड़ों तरह के प्रलोभन एरिया वाइज, जहां जिस एरिया में और कुछ नहीं मिलता है तो वो ये कहते हैं हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, हम आपका रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ा देंगे। तो जो भी लालच दिया जा सकता है वोटर्स को, उस लालच को दे करके वोटों को खरीदने की जो प्रक्रिया चल रही है, और बदकिस्मती या दुर्भाग्य ये है कि वो किसी एक पार्टी का नहीं है, वो बीजेपी भी करती है, वो कांग्रेस भी कर रही है, वो सपा भी कर रही है, वो बसपा भी कर रही है, वो और क्षेत्रीय पार्टियां साउथ की हो या महाराष्ट्र की हो, कहीं की भी हो, शिवसेना हो, कहीं भी हो, वो सब कर रही। तो ये कहां तक जायज है? क्या इसको बंद नहीं कर देना चाहिए? क्या ऐसा करने वालों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए? इन्हीं सब बातों पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बहुत जल्दी से उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ जाने माने व्यक्तित्व, और बहुत ही मैं कहूंगा कि उनके बारे में मेरे पास कोई प्रशंसा का शब्द नहीं मिल रहा है। बस इतना ही कहूंगा कि इस देश के सच्चे सिपाही मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी हमारे साथ हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ विद्या जगत के एक बहुत बड़ी हस्ती, भोपाल से प्रोफेसर डॉक्टर तपन आर मोहंती जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर डॉक्टर रितम खरे जी हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट दिल्ली से एडवोकेट एस.एन. पांडे जी हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। और बिना कोई समय वेस्ट किए हुए मैं सीधा मेजर जनरल सिन्हा आपके पास आता हूं। सर, आप ये बताएं, ये जो मैंने अभी शॉर्ट में बताया और जिस चीज को लेकर हमारे मन में पीड़ा है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, इस समस्या के 4 बिंदु हैं, 4 प्लेयर्स हैं जी। एक जनता जनार्दन जो वोट देती है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज जो स्थिति का फायदा उठाती है, तीसरा इलेक्शन कमीशन, चौथा जुडिशरी। अब हम इंडिविजुअली चलते हैं हर एक चारों बिंदु पे। तो जो जनता जनार्दन है जो वोट देती है, तो जिस देश में एक रम बॉटल पे और 2,000 रुपया में लोग अपना वोट बेचते हैं, तो जो बेचने वाला तैयार है तो खरीदने वाला तो तैयार होगा ही, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। अब हम पॉलिटिकल पार्टीज पे आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता जनार्दन का जो चरित्र है वो दूषित है। वो एक बार 2,000 में बिक जाते हैं और 5 साल अपना हाथ काट देते हैं। वही व्यक्ति, वही जनता जो किसी नेता को सेलेक्ट करती है। मैं तो बिहार बैकग्राउंड से आता हूं, मैं बताना चाहता हूं, आपने किसी नेता को वोट दिया, जिता दिया, आप जीतने के बाद उसके पास जाके देखिए, आपको 6-6 घंटा 8-8 घंटा के पहले यदि इंटरव्यू मिल गया तो मान जाऊंगा, नहीं मिलता तो लोग माथा ठोकते हैं क्यों वोट दिया। तो ये तो जनता जनार्दन का जो चरित्र है वो उसमें दोष है, उसमें कालापन है। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। पॉलिटिकल पार्टीज ये सभी, जैसा आपने कहा, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज यही गेम खेलती है, क्योंकि अब ये एक वेपन की तरह हो गया। जैसे आर्मी में हम लोग को हथियार मिलता है तो दुश्मन को मारने के लिए हम हथियार इस्तेमाल करते हैं, तो हथियार एक एसेट है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अब इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं, यदि केजरीवाल दिल्ली में बिजली फ्री करके, पानी फ्री करके सत्ता में आ सकता है तो हम पीछे क्यों रहे? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो जनता जनार्दन से उसको वोट नहीं मिलेगा। जो अपना लोग ईमान बेचने के लिए तैयार है तो उसके लिए तो फंसाने वाले तो तैयार ही हैं। देखिए, चूहा होना चाहिए। चूहा, हेलो जी जी सर। हेलो, चूहा जो है पिंजरे में इसलिए फंसता है, उसको खतरे का एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है
कि वो नहीं समझ पाता है कि उसको ब्रेड या खाने का जो वस्तु है वो पिंजरा में क्यों दिया गया है, तो वो अनायास बिना जाने हुए पिंजरा में घुस जाता है। लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट क्या क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। जो पॉलिटिकल पार्टी जो फ्रीबीज देती है, ये लुभावनी जो प्रोमिसेस देते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? क्या वो अपने पॉकेट से पैसा देते हैं? नहीं। क्या वो किसका पैसा इस्तेमाल करते हैं? वो आप ही का पैसा इस्तेमाल करते हैं, बिजनेसमैन से। दिल्ली में क्या हो रहा है? बिजनेसमैन से पैसा इकट्ठा होता है और वो आपको लुभाने के लिए फ्री कर देता है। आज दिल्ली में बिजली बोर्ड या पानी बोर्ड का क्या लायबिलिटी है, ये आपको पता है? और ऐसे ऐसे इकोनॉमिक्स थोड़ी चलता है। तो सवाल ये है कि इससे देश बर्बाद हो रहा है। देखिए, सुशासन होने के लिए एक आप परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए कि कौन गुड गवर्नेंस देगा, कौन रोड बनाएगा, कौन हॉस्पिटल बनाएगा, कौन शिक्षा का स्तर बढ़ाएगा। अब ये रिजर्वेशन, 2000 साइकिल, लैपटॉप, ये सब तो ये तो झुनझुना है, ये तो 1 महीने का खेल है, उसके बाद वही नहीं सर, फिर अंधेरी रात। बात वो नहीं है, बात सर वो नहीं है कि ये खेल है। ये बात पब्लिक की समझ में नहीं आ रही है। ये मैं और आप कह रहे हैं और भी बहुत लोग कहते हैं, और खास तौर से जो टैक्स पेयर है वो तो कह ही रहा है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। वो समझ में ना आना एक बात, लेकिन जो लोग, जो जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, वो ये सब ओपनली प्रलोभन दे रही हैं, ओपनली लोगों को लालच दे रही है। क्या ये गलत नहीं है? क्या ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए? डॉक्टर खरे, आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं। क्या क्या ये बात गवर्नमेंट को पता है और क्या ये जुडिशरी को नहीं पता है? क्या इस पे कानून नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सही बात है शर्मा जी। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करूंगा जी। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने 2013 में आया था एक बार जी, और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इसको ये होल्ड कर दिया कि प्रोमिसेस ऑफ फ्रीबीज जो भी हैं ये ना तो प्रैक्टिसेस में आते हैं, ना ही ये इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं। अब जो इशू आता है, इशू ये है, सेक्शन 123 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो बहुत क्लियरली बोलता है कि ल्योरिंग अ वोटर फॉर अ प्रॉमिस, किसी भी तरह से लालच देके किसी वोटर से वोट लेना इज एन ऑफेंस। अब यहाँ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये आता है कि अभी की जो बात है वो तत्काल में ये 100 रुपए देके वोट नहीं खरीद रहे हैं, ये एक गवर्नमेंट का प्रॉमिस कर रहे हैं। जो प्रोमिसेस जो प्रोटेक्टेड हैं, तो हमें यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन से प्रोमिसेस इलेक्टोरल प्रोमिसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड एजुकेशन is a good electoral promise. Good health facilities is a good electoral promises. Good roads, infrastructure, ये electoral promises permissible हैं। हम एक freebies की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक distinction आ जाता है। Number 1, law has to make a distinction between good promise or a bad promise. I would rather say good government practice or a bad government practice. तो जो बहुत जरूरी बात आती है, ये distinction हम electoral law में, पहला पॉइंट आता है इलेक्शन लॉ में हम ये डिस्टिंक्शन करें। सेकंड, जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सरकार बनने के बाद जो भी पार्टी सरकार बनाती है, तो गवर्नमेंट के डिसीजंस का चेक एंड बैलेंस कहां पे है। हम इसको एक ग्यूबरनेटोरियल डिसिप्लिन भी मान सकते हैं, जो अपने हमारे इंडियन लॉ में विच इज अ वैक्यूम। कोर्ट्स ने भी अपना जुडिशियल जो रिव्यू का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड रख रखा है कि हम पॉलिसी डिसीजंस में नहीं पड़ेंगे जब तक कि वो बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी ना हो। बट समबडी विल हैव टू चेक द पॉलिसी समवेयर। इसका ऑडिट होना ही चाहिए कि गुड गवर्नेटोरियल प्रैक्टिस कौन सी है, बैड गवर्नेटोरियल प्रैक्टिस कौन सी है। ये फ्रीबीज अगर गवर्नमेंट स्टेटस पे देयर इज अ पॉलिसी, देयर इज अ चेक एंड बैलेंस कि भाई गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसे का इस तरह से मिसयूज नहीं कर सकती। जब वहां पे मिसयूज ही डेबिलिटेट हो जाएगा तो इलेक्टोरल प्रोमिसेस का फ्रीबीज की बात ही वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो कंक्लूडिंग इट वेरी शॉर्टली, 2 इश्यूज हैं, हमें इसको 2 इश्यूज पर टैकल करना होगा। नंबर 1, एट द स्टेज ऑफ इलेक्शन लॉ इटसेल्फ, क्या ये प्रोमिसेस इज फॉर ल्योरिंग अ वोटर। नंबर 2, gubernatorial government's discipline, whether government has absolute power to waste taxpayers' money on frivolous or to lure up
पार्ट ऑफ देयर स्पेसिफिक वोटर्स, उनको ब्राइब Exactly. करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह का टैक्सपेयर्स का पैसा इन चीजों में यूज कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। एग्जैक्टली। हाउ इसके जो बेनिफिशियरीज हैं वो किस पॉइंट पे क्लासिफाई हो सकते हैं और कौन से एक्सपेंसेस उसमें क्लासिफाई हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। तो we'll have to tackle it on at 2 stages. बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मोहंती, me and you and a majority of people like us are taxpayers, and हमें पीड़ा इस बात की होती है कि हम टैक्स जो देते हैं गवर्नमेंट को वो इसलिए देते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए हम देते हैं, रोड्स के लिए हम देते हैं, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स बने, एजुकेशन सेक्टर में स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटीज बने, या और पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बने। हम ये कतई नहीं देना चाहते हैं किसी को पैसा, गवर्नमेंट को या किसी भी एजेंसी को, कि उसको वो अपने वोट के लिए, अपने सत्ता में आने के लिए उन फ्री खोरों को जो फ्री का चाहते हैं उनको लूर करे और उनको वो चीज प्रॉमिस करे या बाद में दे भी। तो उसके लिए हमारे मन में जो पीड़ा है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे डॉक्टर मोहंती? देखिए शर्मा जी, जो मुद्दा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि आप कम से कम इस मुद्दे को इस प्लेटफॉर्म में लाए हैं, जो आज देश की सभी जागरूक जनता की समस्या है। क्योंकि हम जो वोट देते हैं, आजकल सरकार ये कह रहा है कि जो वोट नहीं दे रहा है उसको बाध्य करना पड़ेगा, क्यों वोट देकर सरकार के प्रोसेस में आपको सक्रिय होना है। लेकिन आप जैसे कहते हैं हम वोट क्यों दे रहे हैं, और वोट देने का सबसे बड़ी बात है कि यू वांट अ गवर्नेंस। लेकिन गवर्नेंस के साथ में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि व्हाट इज इनफैक्ट वो प्रॉब्लमेटिक है, इज अ वेलफेयर स्टेट, बट द स्टेट आल्सो वांट टू डू वेलफेयर, बट whether these freebies forms the part of welfare or not, that is what has actually been the problematic issue even in election in the laws, because we have made electoral malpractice like hate speech is electoral malpractice, use of religion is electoral malpractice. We also said under the Conversion Act में कहते हैं कि किसी को प्रलोभित करके कन्वर्ट करना भी गलत है। लेकिन क्या ये प्रलोभन के सीमा में कहीं में नहीं आ रहा है? अगर आता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। आप देखिए पंजाब में हालत क्या हो गया फ्री पावर देके। आप अभी देखिए दिल्ली में क्या हालत होने वाला है। केजरीवाल कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, लेकिन फ्री के लिए हो रहा है। ये बात पहले में जो हिस्टोरिकल बात कहते खरे जी, मैं ये कह रहा था पहले तो सदर्न स्टेट्स में से आया, एनटी रामाराव ने शुरू की कि भाई हमको वो देना है। फिर आप देखिए नवीन पटनायक दे रहे हैं कि मैं साइकिल को देना, ये करना है। फिर आप नीतीश कुमार जी दे रखे हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म हो रहा है, कौन कितना दे सकता है और उसको कितना वोट खरीद सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वोट देना है, ये वोट खरीदना है। अगर आप वोट खरीदना है और किराया विक्रय का होता है, then it should come in the question of sale tax. So in that sense हम लोगों के पास ये सही समय आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे खैर साहब करे क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ आपने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा कि जिन क्रिमिनल के खिलाफ, पॉलिटिशियन के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज है, उनको इलेक्शन में नहीं आना है। इसके तरफ लालू यादव पहले विक्टिम बने। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे पास क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशियल जो है, दोनों को, क्योंकि जुडिशरी को रोल लेना पड़ता है। क्योंकि जैसे आप और हम टैक्स पेयर है, हमारा कोई वॉइस नहीं है, बिकॉज वी आर ए मिनिस्कल माइनॉरिटी, हमारा संख्या नगण्य है, भले ही हम पैसा दें। Exactly. हमारी सत्ता के खिलाफ लड़ नहीं सकते हैं। जब तक ये सिविल सोसाइटी का स्ट्रांग ऑप्शन नहीं आता है, जैसे आज का विचार हो रहा है, ऐसे अगर आलोचना ना हो जाए, अखबार में ना आए, रेडियो में आए, लोगों के बीच में बात पहुंचे। अच्छा, हमें इसकी बात का डर रहे कि अगर हम मना कर देंगे गलत है, तो जो ले रहे हैं हमारे खिलाफ आ जाएंगे, कहेंगे अच्छा ये लोग तो अपने खुद कार में बैठते हैं, हमें एक लैपटॉप मिल रहा है वो भी नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो है, इसमें एक बैलेंस करने के लिए रोल होता है गवर्नमेंट का। और मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल इस तरफ को देखते नहीं है, उनको सत्ता के अलावा डेवलपमेंट का कोई चिंता ही नहीं रहता है इसमें। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट एस.एन. पांडे जी जुड़ गए। पांडे जी अपना अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लिया अपने को, अनम्यूट कर लीजिए ऑडियो। यस सर, यस सर जी, अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ यस, आप बहुत देर से सुन रहे थे पांडे जी। अभी जो डॉक्टर मोहंती ने आपके सामने बात रखी, मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में तो इतना दम नहीं है कि वो ये कहें कि हम ये मुफ्तखोरी की जो प्रोविजन को हमें मिला हुआ है, या जो हम इस तरह के जो लोगों को दिलासे दे रहे हैं या प्रोमिस कर रहे हैं,
वो तो उनमें इतनी विल पावर नहीं है कि वो अपने आप को इस चीज को ना करने के लिए रोक ले। लेकिन क्या कानूनी प्रावधान में कोई ऐसी चीज नहीं आती? क्या ये क्राइम नहीं है? अगर एक कोई बाबू 10 रुपए की रिश्वत लेता है तो उसे 3 साल की मिनिमम सजा हो जाती है, उसे पीओसी एक्ट में पनिश किया जाता है। लेकिन ये तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो करोड़ों रुपए का, अभी पंजाब में एक पार्टी ने कहा हम ये चीज देंगे, कांग्रेस ने कहा, उसमें 20,000 करोड़ का उन्होंने बता दिया। कांग्रेस ने कहा हम ये फ्री देंगे, उसने 10-12 हजार करोड़ का बता दिया। बीजेपी, कांग्रेस और ये आप वाले पहुंचे, इसने कहा मैं तो सब कुछ फ्री दूंगा, मैं तो आपको मौत भी फ्री दूंगा, जिंदगी भी फ्री दूंगा, सब चीज फ्री दूंगा, बस मेरे को सीएम बना दो। तो सर बात ये है कि ये सब फ्री का, और हंसी और यथार्थ सिन्हा साहब ये है कि पंजाब का जो वहां से जो रिवेन्यू आ रहा है वो 1200 करोड़ रुपए साल का आ रहा है, चाहे वो जीएसटी से आ रहा है या किससे भी आ रहा है, और पॉलिसीज के तहत 1200 करोड़ आ रहा है, और जो प्रॉमिस हो रहे हैं उसमें 2000 करोड़, 2200 करोड़, 3000 करोड़ के प्रॉमिस हो रहे हैं हम दे देंगे। कहां से देंगे? ये हमारा गला काटेंगे। ये जो रोड का जो पैसा है, जो हेल्थ का पैसा है, एजुकेशन का पैसा है, उसको बांटेंगे, क्या करेंगे? तो मैं वहां आ रहा हूं, अभी आता हूं सिन्हा साहब आपके पास। अभी मैं पूछना चाह रहा हूं इसमें कानून के क्या कहता है पांडे जी? सर कानून पहले भी थे। इलेक्शन जो रूल्स हैं, इलेक्शन कमीशन जिनसे डील करता है जी, मेल प्रैक्टिसेज और करप्शन इन इलेक्शन, देयर आर सो मेनी पावर्स वेस्टेड विद द इलेक्शन कमीशन। बट धीरे धीरे क्या है कि इंस्टीट्यूशंस आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी डे बाय डे, एवरी कमिंग डे द इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग डिग्रेडेड। मुझे याद है जब लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे, राबड़ी देवी जिस बार प्रधान मुख्यमंत्री बनी थी, लालू यादव ने किसी को मीटिंग में 100 रुपया दे दिया था, और उस 100 रुपए पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ केस एफआईआर दर्ज करवाई कि आपने घूस दिया है 100 रुपया। एक इंडिविजुअल को लालू ने कहा कि उसने मुझसे मिठाई खाने के पैसे मांगे थे, मैंने दे दिए, ये इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बट चुनाव आयोग ने कहा कि आपने 100 रुपया दिया, दैट वाज ए ब्राइब टू परचेज द वोट। नाउ अब हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में होड़ सी लग गई है कि कौन आगे बढ़कर फ्रीबीज बांटेगा जी। इसमें कोई भी पार्टी हो। शुरुआत साउथ से हुई थी, जैसा अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बताया, और अब ये लिमिट आगे बढ़ती जा रही है। मैं एक बड़ा फेमस चुटकुला आपसे शेयर कर रहा हूं कि प्रॉमिस किया गया इलेक्शन में शेर ने जंगल में कि मैं सभी भेड़ों को एक एक कंबल दूंगा सर्दी के महीने में। जब भेड़ों ने, किसी ने पूछा कि वो कंबल के लिए ऊन कहां से आएगा, तो शेर चुप हो गया। ये जो फ्रीबीज बंट रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पैसे से 10 रुपया किसी को दिया हो, मुझे तो ध्यान नहीं आता। नहीं दिया। अपनी पार्टी का पैसा खर्च किया हो, मुझे ध्यान नहीं आता। ये पैसे अल्टीमेटली हम ही को देने, और इस बात को जनता जो वोट देने वाली है, देखिए 4 कैटेगरी में जनता को 2 कैटेगरी में बांटिए, टैक्स पेयर एंड नॉन टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर पीपल हैं इंडिया के, जिनकी बदौलत कंट्री चलती है, सरकार उनके पीछे डंडा लेकर खड़ी रहती है। डिफरेंट तरीके हैं सरकार के पास, डिफरेंट एजेंसीज हैं। और जो नॉन टैक्स पेयर हैं, वो सरकार के पीछे डंडा लेके खड़े रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है, ही इज द अल्टीमेट सफरर। और जो क्लास रिसिपिएंट क्लास है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट की कोशिश है कि उनको रिसिपिएंट बनाए रखो, उसी में हमारा फायदा है। एजुकेशन पॉलिसी को हम, जब से हम स्टूडेंट थे तब से लेकर अब तक सुनते आ रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी बहुत खराब थी, हम आके इसको चमत्कार कर देंगे। अब क्या हो रहा है कि प्राइमरी टू अप टू इंटरमीडिएट इन्होंने कह दिया कि किसी बच्चे को टीचर कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देगा, किसी बच्चे से कोई फीस नहीं लेगा,
उन्हें मिड डे मील से लेकर दूसरी कॉपी किताब बुक्स बस्ते और सारी चीजें दिए जाएंगी, उनके फादर के अकाउंट में पैसे आएंगे और उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। मैं नहीं समझता, अगर आप अपने घर में बच्चे को डांटिए नहीं तो मैं नहीं समझता कि आपका बच्चा कभी पढ़ेगा। अब अगर बच्चे को टीचर फेल नहीं कर सकता, डांट नहीं सकता, बाकी सारी चीज फैसिलिटी उन्हें देनी है, तो वो पढ़ेगा क्यों? और अगर 1वीं से 12वीं तक उसने मेहनत नहीं की तो फिर आगे वो लाइफ में क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा? हमारी कोशिश है, हम एक सिस्टमेटिक डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, कंट्री को हम एक घोर अंधकार की तरफ लेकर जा रहे हैं फ्री बीज बांट करके। अल्टीमेटली फ्री बीज का पैसा सरकार को देना है। जब दिल्ली में केजरीवाल ने कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो बीजेपी ने कहा कि गालियां दी लोगों को कि हिंदू बिक गए, इन्होंने फ्री बिजली के चक्कर में आके वोट दे दी, बीजेपी को हरा दिया। और वही बीजेपी जब बिहार में जाती है तब प्रधानमंत्री कहते हैं 100 करोड़ दूं, 150 करोड़ दूं, 200 करोड़ दूं, 1000 करोड़ दूं। जब बंगाल में चुनाव होता है तब कहते हैं हम सोनार बंगला बनाने जा रहे हैं, बंगाल को तो सोने की सड़कें मढ़ देंगे। अब वही काम नहीं यूपी नहीं में हो रहा है। पांडे सर उसमें पूरे बंगाल का डेवलपमेंट करना या 100-200 करोड़ की कोई प्रोजेक्ट ले आना, दैट इज फॉर ऑल, दैट इज नॉट फॉर सम रिजर्व पर्सन। हम बात कर रहे हैं जो एक तबके को खुश करने के लिए जो फ्री भी बांटी जा रही है। मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। जनरल सिन्हा कुछ कह रहे हैं। सिन्हा सर आप कुछ कह रहे थे। राकेश जी, मैं 5 बिंदुओं पे टिप्पणी करूंगा, 2-2.5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जी बताइए। देखिए, पहला मेरा अपना बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत लंबा बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा जी। मेरा पहले सोच है कि पहले ब्राइबरी क्या है इसको पूर्ण रूप से परिभाषित किया जाए। दूसरा है कि ये जो फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं उसका फायदा किसको हो रहा है उसको डिफाइन किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज को हो रहा है कि आम पब्लिक को हो रहा है या स्टेट को हो रहा है। तीसरा चीज है कि प्रॉमिस जो किया जा रहा है वो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होना चाहिए। चौथी बात जो है कि ये क्या इस तरह के प्रॉमिस पॉलिटिकल पार्टी परिभाषित होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी अपने फंड से दे रहे हैं या जो गवर्नमेंट फंड है उससे दिया जा रहा है, सोर्स ऑफ फंडिंग डिफाइन हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में गुड प्रॉमिस क्या है, बैड प्रॉमिस क्या है, उसको परिभाषित करने की जरूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह से हरकत होती रहेगी, क्योंकि जब तक ये नहीं, यदि ये फ्रीबीज करना चाहते हैं तो ये कानून बने कि पॉलिटिकल पार्टी अपने फंड से, पार्टी फंड से पैसा खर्च करे, तब मैं देखता हूं कौन 10 रुपया खर्च करता है। सवाल है देश, जैसा पांडे जी ने कहा, देश बहुत हम लोग जब सैनिक स्कूल में थे तो जो हमारे क्लास मास्टर, हाउस मास्टर होते थे, हमारे पीटी उस्ताद होते थे, सुल्तान सिंह यादव, केहर सिंह यादव, कितने टफ होते थे। हम लोग पीटी नहीं अटेंड करते तो हम लोग को बैक साइड में पिटाई लगती थी। शॉर्ट क्रॉस कंट्री में शॉर्टकट लेते थे तो मिस्टर जोश हम लोग को पीट मारते थे। तो सवाल यह है कि जब तक एक बच्चा को ग्रूम करने के लिए टफनेस जरूरी है। यदि एक मुझे कहानी याद आ रही है कि एक बच्चा जेल में गया तो मां मिलने गई तो उसका उंगली काट दिया, तो बोला उंगली क्यों काटे? बोला जी बचपन में तुम हमसे टफ होती, हमको मारती पीटती, तो आज हम जेल में नहीं होते। यही हो रहा है देश में। जब इजी सब कुछ मिलता है तो आदमी मेहनत करेगा। को चिल्ड बियर मिल रहा है तो आप क्यों जाके मेहनत कीजिएगा, ये तो ऐसे ही मिल रहा है। तो सवाल ये है कि परिभाषित किया जाए ब्राइबरी, फायदा, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, किस तरह से फंडिंग होना चाहिए, कौन सा प्रॉमिस गुड प्रॉमिस परमिसिबल है, कौन प्रॉमिसिबल नहीं है। एक और बिंदु कि एनडीए में लड़की जाके पढ़े, ये सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ले लेती है, लेकिन ऐसे ऐसे केस में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है, मैं ये समझना चाहता हूँ। मुझे इस बात समझ में नहीं आता। हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बैठे डॉक्टर खरे। डॉक्टर खरे, बहुत बढ़िया सवाल किया है जुडिशरी के ऊपर। देखो सिन्हा साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही, ये पार्टी अपने पास से क्या देती है। मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मुझे भी चंद पार्टीज के ऑफिस में जाने का मौका मिला। आइए चाय पीजिए, पकोड़े खाइए, समोसे खाइए, ब्रेड खाइए, सैंडविच खाइए। पता लगा वो पैसा भी हमारे पास से जा रहा है। वो कोई पार्टी का कोई सीएम, मिनिस्टर या कोई एमएलए अपने पास से नहीं दे रहा है, वो भी वहां उसके पास एक एंटरटेनमेंट फंड है और वो उससे अपना वो हमें मोबिलाइज कर रहा है। हम सोच रहे हैं हम उसकी चाय पी के आ गए, वो ये नहीं पता वो भी टैक्स पेयर की चाय है।
तो डॉक्टर खरे सर ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया, क्या कोर्ट को सुमोटो नहीं लेना चाहिए इन चीजों में? ये फ्री में रिश्वत का प्रलोभन दिया जा रहा है, वोट खरीदा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और एक आदमी की जेब से पैसा निकाल के दूसरे आदमी की जेब में ट्रांसफर किया जा रहा है या उसका प्रयास किया जा रहा है। अभी दिल्ली में, आपने भी, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है तो आप बस में शायद ना गए हो, लेकिन क्या लेडीज के लिए बसों में फ्री है? अब मैं कहता हूं अगर एक बस में 50 लेडीज फ्री सफर कर रही हैं और 50 जेंट्स पैसा दे के कर रहे हैं, वो कहते फिर भी हमें घाटा नहीं है। अरे भाई तुम हमसे 20 रुपए किराया ले रहे हो, तुम हम 100 आदमी से 20 के बजाय 10 रुपए लो ना, घाटा उसमें भी नहीं होगा, लेकिन हमें बर्डन कम पड़ेगा, हमें 20 का 10 देना पड़ेगा। आप एक वर्ग को खुश करने के लिए हमसे किराया डबल ले रहे हो, तब कह रहे हो कि आप जो है हम लॉस में नहीं है। तो ये डॉक्टर खरे जी, क्या कोर्ट को सुमोटो नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं आपके इस विषय में सिन्हा साहब आपके पूरा साथ में हूँ। इस तरह के इश्यूज तो कोर्ट को सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हालांकि इस वाले मामले में अभी आपको शायद अभी न्यूज में देखा होगा, परसों नरसों ये मैटर जो एक पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं। वो जो अश्वनी उपाध्याय शायद कोई है एडवोकेट, उन्होंने डाला। अश्वनी उपाध्याय जी हाँ, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जी। परसों हियरिंग थी। उसकी हियरिंग में ये इशू कितना सीरियस है, से बड़ा सवाल ये था कि जुडिशियरी अपने जुडिशियल डिसिप्लिन में रहते हुए किस तरह से ये कर सकती है। चीफ जस्टिस साहब की बेंच में ये मैटर था। चीफ जस्टिस साहब ने यही बोला कि भाई 2013 में हमने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था कि इस बारे को, इस विषय को लेके अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस और इसको लेके पॉलिसी और रेगुलेशंस बनाएं फ्रीबीज को लेके। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्ट किया हुआ है इलेक्शन कमीशन को। हाउएवर उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के अभी तक कोई भी डायरेक्शन या कोई भी रेगुलेशन इस पॉइंट पर नहीं आए। इट मींस गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट नहीं चाहती। और उसके इवन उसके इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग है, उसकी मीटिंग भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टेड हुई है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन के सामने इस इशू का विरोध किया कि इस पॉइंट पे हमारे इलेक्शन प्रोमिसेस को कर्टेल करने के लिए कोई भी रेगुलेशंस ना पास किए जाएं। और वो पूरा का पूरा मीटिंग पूरी दे वेंट विदाउट एनी फ्रूटफुल कंक्लूजन। सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को उसको लेके they should have been more strict to the government, to the election commission, उसको comply कराना चाहिए था। they could have and they should have taken it in their own contempt also. This is one aspect. election commission ultimately एक बहुत ही सामान्य सा proverb है कि कोई भी चीज, कोई भी आदमी आपको वो शिक्षा नहीं देगा जिस शिक्षा से आप उसको वापस कंट्रोल कर सको। गवर्नमेंट खुद इस तरह का कोई भी रेगुलेशन नहीं लाएगी जिससे आप गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। नंबर फर्स्ट इज इलेक्शन कमीशन के जो रेगुलेशंस आने चाहिए थे, जो 2013 से बात चल रही है, अभी तक नहीं आए हैं, उसको लेके कोर्ट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए और वो रेगुलेशंस आने चाहिए। उस पॉइंट पर अभी तक कोई भी रेगुलेशन नहीं है। खासकर जब सुप्रीम कोर्ट एक बार ये कह चुका है कि ये जो प्रोमिसेस है, प्रोमिसेस विल नॉट बी करप्ट प्रैक्टिसेस या इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। बताइए, माल प्रैक्टिस में अगर ये नहीं आएगा तो क्या आएगा? एग्जैक्टली। इनफैक्ट दैट जजमेंट आल्सो शुड बी रिवाइज्ड। मैं यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ सर आपको। अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी लिटिगेंट को ये कहता है कि अगर तेरा केस जीत गया तो उसके बाद तू मुझे पार्टी देगा, तू मुझे गोवा घुमाएगा, ठीक है, अगर जीत गया तो है, तो क्या इसको कोर्ट कहेगा कि ये कोई क्राइम नहीं है? बिल्कुल नहीं कहेगा। हम एडवोकेट एक्ट से भी बार्ड हैं और हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से भी बार्ड हैं। नहीं, तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं आएगा? क्या ये करप्शन में नहीं आता? तो अगर सिर्फ ये कहता है पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि मैं भाई जीत जाओगे तो बेल हो जाएगी तो चाय पीऊंगा तुमसे, अगर वो क्राइम है तो ये कहना कि मैं अगर पार्टी में आया, सीएम बना, तो मैं सबको बिजली फ्री दूंगा, मैं सबको पानी फ्री दूंगा, घर घर में 2-2 हज़ार दूंगा, एक बोतल शराब दूंगा या कुछ भी दूंगा, XYZ कुछ भी दूंगा, हर घर में लैपटॉप दूंगा, साइकिल दूंगा, क्योंकि शर्मा जी के यहाँ 2 हैं इसलिए मैं उनका एक छीन के तुम्हें दे दूंगा, पर दूंगा। तो ये चीजें क्यों नहीं आ रही? डॉक्टर मोहंती, आप क्या एज ए बीइंग ए पब्लिक, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा शर्मा जी। एक चीज और बस एक बहुत छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। एक जो दूसरा लेकुना है, वो लेकुना ये है आर्टिकल 282 कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहता है कि पब्लिक का जो पैसा है, व्हाटएवर इज पब्लिक मनी, इट विल बी यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस।
एग्जैक्टली। Only thing is, if we define public purposes, what is public purpose? तो ये सारी समस्या वहां से भी खत्म हो सकती है. Only definition of public purpose is needed by either the legislature or the judiciary. I'll conclude here. तो क्या पांडे जी, आप सुनिए, क्या हम लोगों को डिफरेंट लोगों को इस चीज के लिए पिटीशंस दायर करके कोर्ट की नाक में दम नहीं करना चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को रिलीफ देंगी वो तो असंभव नहीं लगता, ना वो पॉसिबल है। जैसा अभी डॉक्टर खरे ने कहा कि कोई भी ऐसी फैसिलिटी या ऐसी शिक्षा नहीं देगा जो उल्टा उसी को नुकसान दे। तो कोर्ट ही एक बचता है लास्ट, जो हमारे पास पोल है, जहां हमें लगता है कहीं कुछ हो सकता है। क्या हमें डिफरेंट वॉक ऑफ से जो है इसमें पिटीशंस फाइल नहीं करनी चाहिए? पंडित सर, मेरा अपना मानना है जी कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, दैट इज ए सेफ्टी वाल्व फॉर द सोसाइटी। हमको एक उम्मीद रहती है हमेशा, उम्मीद पूरी हो ना अलग बात है जी, लेकिन हम होपफुल रहते हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई काम अपना नहीं कर रही है या गलत तरीके से कर रही है, देन सुप्रीम कोर्ट इज देयर। और ऐसे बहुत मौके आए हैं जबकि गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। दैट इज व्हाई ए प्रोवर्ब इज वेरी फेमस, थैंक गॉड देयर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा कई मौकों पर कहा गया, लेकिन पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि इवन सुप्रीम कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग एग्जाम्पल है पेगासिस में क्या किया, गवर्नमेंट ने कह दिया हम नहीं बताते, कर लो जो करना है। रफेल में कह दिया हम नहीं बताते, तुम्हें कर लो जो करना है। तो जहां हैवी स्टेक वाले मैटर आते हैं, गवर्नमेंट जब तक विलिंगनेस नहीं होगी, पॉलिटिकल विल नहीं होगा, मैं नहीं समझता जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी ने कंट्री के हित में काम किया है अपने हित को छोड़कर। अकेला प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का तब से लेकर अब तक, आजादी से। सबने केवल अपनी पार्टी के लिए को नरिश किया, 24 घंटे प्रचार में लगे रहे। और जवाहरलाल नेहरू को आज के डेट में विलेन बना के पेश किया जा रहा है, जैसे सब कुछ उन्होंने बिगाड़ दिया। नहीं, वो पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, बीजेपी का है या दूसरी पार्टीज का है, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। हम किसी एक की तारीफ करें या दूसरे की, वो नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं। लर्नेड काउंसिल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जस्ट नाउ हैज पॉइंटेड आउट कि वकील अपना प्रचार भी नहीं कर सकता, एक लिमिट से ज्यादा बड़ा अपना नाम बोर्ड पे नहीं लिख सकता, कोई दूसरा प्रोफेशन, कोई दूसरा व्यवसाय, कोई दूसरा और काम नहीं कर सकता। और अगर किसी तरह का प्रॉमिस वो करता है तो दैट इज डिसिप्लिनरी एक्शन उसके लिए, ये दिस इज प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। यस, वही मैं आ रहा हूँ, वही मेन मुद्दा है सर, वही मेन मुद्दा है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, कोर्ट की तरफ से भी डबल स्टैंडर्ड क्यों? कोर्ट क्या ये नहीं देख रहा है कि ये कितना फ्री प्रोमिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह लूर कर रहे हैं? एग्जाम्पल लीजिए, हम प्राइवेट गाड़ी में एसी चला के शीशे बंद करके बिना मास्क के जा रहे हैं, हमारा चालान होगा कि हम स्प्रेड कर रहे हैं। और रैलियों में लाखों आदमी जुटते हैं, कोई कोरोना नहीं होता। और विडंबना ये है सर कि आज प्रधानमंत्री हमारे विदाउट मास्क जो है पूरा घूमे। जब आए थे तो वहां शहीद उस पर तो मास्क था, उसके बाद उन्होंने मास्क हटा लिया। और एक सिंगल आदमी एसी बंद गाड़ी में अगर वो चल रहा है बिना मास्क के तो उसका चालान होगा। किसको नहीं दिख रहा है दुनिया में? तो ये डॉक्टर मोहंती चलो मैं आता हूँ एक बार, कुछ मेजर सिन्हा कुछ कह रहे हैं, जनरल सिन्हा। यस राकेश जी, मैं 3 बिंदुओं पे 1.5 मिनट में बात खत्म करूंगा। जी। अभी अरे भाई साहब ने कहा कि पब्लिक पर्पस को डिफाइन करने की जरूरत है, तो लोग कहेंगे कि बिजली किया तो वो भी तो पब्लिक पर्पस है, फ्री पानी दिया वो भी सब पब्लिक का काम हो रहा है। इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि जब हम डिफाइन करेंगे कि गुड प्रॉमिस क्या है, परमिसेबल प्रॉमिस क्या है, बैड प्रॉमिस क्या है, नॉन परमिसेबल प्रॉमिस क्या है। जब तक हम ये डिफाइन नहीं करेंगे, आप कहिए फ्री बिजली नॉन परमिसेबल, फ्री बिजली, फ्री पानी नॉन परमिसेबल, लैपटॉप, साइकिल नॉन परमिसेबल। जब तक इस तरह से एकदम फौजी अंदाज से कैटेगराइज नहीं कीजिएगा, तब तक तो पॉलिटिकल पार्टी, उनको तो खाली आप खिड़की दे दीजिए, पूरा घर में घुस जाएंगे। फिर तो खिड़की खोलने की क्या जरूरत है? यू हैव टू बी वेरी वेरी टाइट, वेरी टाइट। बिल्कुल। मुझे ताज्जुब लगता है कि क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जाता है।
मतलब सेना कैसे लड़ाई लड़ेगी, एक एक बिंदु पे तो अब सुप्रीम कोर्ट उस पर भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, मेरे को 1.5 साल पहले याद है कि लड़ाई कैसी लड़नी चाहिए। जो हमारा डोमेन है, क्या डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि यही हो रहा है, यही विडंबना है, यही दुर्भाग्य है देश का, यही शायद डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोड़ा है। प्रोफेसर मोहंती जी 10 सेकेंड और तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप डिफाइन कीजिए गुड प्रॉमिस और परमिसिबल प्रॉमिस, बैड प्रॉमिस, नॉन परमिसिबल प्रॉमिस, और इलेक्शन कमीशन इसको इंप्लीमेंट करे। इलेक्शन कमीशन बना किस लिए है? जी जी, यदि वो टीएन शेखर इतना, क्या नाम था उनका, टीएन क्या सेशन, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई जानता नहीं था, हिला दिए थे पूरे देश को। तो और कोई नया कानून भी नहीं, कोई नया लॉ नहीं बनाया था, केवल जो लॉ एग्जिस्टिंग थे उन्हीं को इम्प्लीमेंट कराया और उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कराया था। तो फिर बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही। प्रोफेसर मोहंती, एक मिनट में पब्लिक की तरफ से कोई मैसेज। बस सर, मैं कहता हूं कि देश बात हुई अभी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस तो 324 आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसी भी को उनको भी जो अगर नपुंसक बनाया, वो नपुंसक बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया उसमें टीएन शेषन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि तीन होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने विंग खत्म कर दिया, काट दिया, जिसके कारण जो इलेक्शन कमीशन मेंबर बने सब सरकार के बात से बात बने। और जाहिर से उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना वो ठोस कदम ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जहीं बात हुई, सुप्रीम कोर्ट भी आजकल मुझे जो लग रहा है कि उनको भी लगता है कि थोड़ा सा पब्लिक टाइप, हमें कहाँ पे फायदा मिलने वाला है, गवर्नमेंट कह रहा है कि ये इश्यू है तो वी विल ओनली डिसीजन ऑन डिसाइड ऑन दैट। उनको भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि जो पब्लिक के हित में है। और सार्क का जब बात हुआ कि डिफाइन करना पे गुड बैड, वो आप कर सकते हैं, डिफिनेशनल इश्यू है, लेकिन सवाल ये है कि अगर एग्जीक्यूशन करना है, ओनली प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि आज इन डेमोक्रेसी में जो सरकार को आना चाहते सत्ता में, तो उनके पास मैनिफेस्टो देने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक, मैं सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। समय की सीमा थोड़े से मुझे अलाउ नहीं कर रही है। मैं इस चर्चा को पार्ट 2 में आगे भी रखूंगा। आपके बहुत महत्वपूर्ण आपके थॉट्स हैं और बहुत बढ़िया आपने आइडियाज दिए, हम इसको सेकंड उसमें भी रखेंगे। आज आपने बहुत बढ़िया ढंग से बात को रखा है। मैं समझता हूं हमारा इस योर माइंड ओपनर चैनल का मकसद भी यही है कि हम अपनी बात सरकार तक, कॉम्पिटेंट लोगों तक पहुंचाएं। कहीं शायद आवाज उठे तो कोई उस पर कोई एक्शन हो, कोई रिएक्शन हो, यही हमारा एक मकसद है। और हम इस मकसद में कितना कामयाब होते हैं तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन हम हर उस मुद्दे को उठाएंगे जो जनमानस से जुड़ा है, जो आम आदमी से जुड़ा है और जिसके प्रति सरकारें मौन है, मीडिया मौन है और यहाँ तक कि कई बार कोर्ट भी मौन लगता है। तो हम ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के हमारे मेहमान मेजर जनरल सिन्हा जी, हाई कोर्ट के एडवोकेट पांडे जी और आप मोहंती जी आपका, और हमारे बहुत प्यारे भाई डॉक्टर शिवम रितम खरे जो सुप्रीम कोर्ट में एक डायनेमिक तौर पे जाने जाते हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह अपने विचार बेबाकी से रखते रहेंगे और आगे भी इस चैनल को आपका सहयोग मिलता रहेगा। आप से इसी उम्मीद के साथ आज इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप सभी को आज के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको सबको बधाई, आपके परिवार को, आपके सभी लोगों को और पूरे देश को।